नमस्ते दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। बकैत कुमार की नई रिपोर्ट के दूसरे सीज़न के दूसरे संस्करण के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं और आज बात करेंगे कि मुख्यतः बकैत कुमार ने पिछले 10 दिनों में किस तरह की बकैतियां की हैं। उसमें से सबसे प्रमुख जो है वो टीआरपी वाला मुद्दा जो आजकल चल रहा है वो है, जिस पर उन्होंने पत्रकारिता को लेकर ज्ञान दिया है और बताया कैसे टीआरपी का कोई मतलब नहीं कभी रहा ही नहीं है। और उसके बाद उन्होंने बिहार चुनाव पे भी उनका फोकस रहा है। फिर राहुल गांधी को एक करेजियस लीडर बताते हुए उनमें काफ़ी संभावनाएं उन्होंने देखी हैं और उसके बारे में बात की है। और क्योंकि वो अंबानी और अडानी का नाम ले रहे हैं राहुल गांधी, जो कि आज तक किसी नेता ने या राहुल गांधी ने भी पहले नहीं किया था। उसके बाद नक्सलियों के ऊपर कैसे केस बना के फंसा दिया जाता है, इसके ऊपर रवि जी ने काफ़ी लिखा है। उसके बाद मोदी के ऊपर जो है उन्होंने फप्तियाँ कसी हैं कि हवा से पानी कैसे बनता है। फिर जो है कश्मीरी नेताओं की नज़रबंदी के ऊपर उन्होंने काफ़ी चर्चा की है, एक प्राइम टाइम पूरा किया था। फिर शाहीन बाग के फैसले पे उन्होंने बहुत ज्ञान की बातें की। ज्ञान की बातें तो आदमी करता ही है, रवि जी तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी है तो वो तो करते ही हैं। और जो उन्होंने नहीं लिखा उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जैसे कि रेप के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही थी, लेकिन उन्होंने जो शेयर किए हैं 2-4 अखबारों के कटिंग्स जो है उनके, आप फेसबुक पे जाएंगे तो आपको मिलेंगे। उसमें एक पैटर्न आपको दिखेगा, वो पैटर्न क्या है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आजकल कोरोना और कोविड के आंकड़े जो है रवीश जी जो है वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उसका क्या कारण है उसके बारे में बात करेंगे। तमाम तरह के अपराध हो रहे हैं इस देश में और रवीश किस तरह से उसमें से दूसरों पे लांछन लगाते हो कि दूसरे तो कुछ नहीं कर रहे हैं, पत्रकारिता जो है वो सिर्फ मैं कर रहा हूँ, अपवाद वाले पत्रकारिता कर रहे हैं। और उसके बाद ज्ञान देते हुए उन्होंने किस तरह से सेलेक्टिव जर्नलिज्म जो उनका अपना चलता रहता है, तो उन सब पे भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि टीआरपी पे जो उनका बहुत सारा ज्ञान आया है, उस पे टीआरपी पे ज्ञान देते हुए रवीश ने एक बड़ी गूढ़ बात कही है। उन्होंने कहा कि आपको सख्त दर्शक बनना चाहिए। अब सख्त दर्शक कैसा होता है? सख्त लौंडा तो हमने सुना था, जाकिर करके कॉमेडियन है, वो सख्त लौंडे की बात करता है कि कैसे वो बारिश होती रहती है, पीले रंग की साड़ी में रवीना जी जो है नृत्य करती रहती हैं, लेकिन नायक का मन जो है बिल्कुल नहीं भटकता, एकदम सख्त लौंडा बना रहता है। तो सख्त दर्शक क्या होता है रवीश जी? क्या कि प्रोग्राम चलता रहे, उस पर फीमेल एंकर्स आती हैं और मेल्स को अगर कोई फीमेल ऑडियंस होती है तो वो सख्ती क्या उस तरह की सख्ती है, या फिर उसको एकदम छाती तान के टाइट होके बैठना चाहिए, या उसके पूरे हाथ पाँव में एक कसाव टाइप का आ जाना चाहिए कि वो, या कुछ और आप बताना चाह रहे हैं कि सख्त क्या स्ट्रिक्ट ऑडियंस होना चाहिए क्या? उसके मानदंड क्या क्या हैं? वो किस तरह का चैनल देखे तब वो सख्त कहलाएगा? क्या उसमें एनडीटीवी भी आता है, या फिर वो किसी और भी चैनल को देखेगा तो भी वो सख्त कहलाएगा? तो इन सब पे रवीश जी को जो है आगे बताना चाहिए। इसी पे बात करते हुए एक और विचित्र बात उन्होंने की, विचित्र नहीं रवीशिया बात है, रवीश टाइप की बात है कि ये जो टीआरपी का मीटर लगता है, जैसे कि आप लोगों में बहुतों को नहीं पता होगा कि टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स जो होते हैं कि कितने लाख लोग देख रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं, तो ये हर घर में मीटर नहीं होता है, कुछ चुनिंदा घरों में ये मीटर लगाया जाता है। और जैसे न्यूज़ चैनल वाले सर्वे करते हैं ना कि मूड ऑफ द नेशन क्या है, राहुल गांधी को कितने लोग पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि देश में 130 करोड़ लोग हैं, तो उसका 1% पे उनका सैंपल साइज नहीं होता है। लेकिन उस तरह के पोल जो है आपको एनडीटीवी पे मिलेगा, इंडिया टीवी पे मिलेगा, इंडिया टुडे पे मिलेगा, हर जगह मिलता है। तो उसी तरह एक आप पैरेलली ले सकते हैं कि कुछ घरों में मीटर लगाया जाता है और उन घरों का डेटा इकट्ठा होता है कि किस घर में कितना देखा जा रहा है वो चैनल, ये होता है। और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके बता जाए इतना % या इतने आई बॉल्स जो हैं देख रहे हैं, इतनी आंखें, या उस घर में जितने सदस्य हैं उस हिसाब से जो है वो तय होता है। अब रवीश जो है बोला कि इस पर सवाल पूछते रहना चाहिए, और जाहिर सी बात है कि रवीश जी है तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे। तो रवीश जी का कहना है कि उसमें से पता लगाना चाहिए कि दलित और मुस्लिम लोगों के घर में कितने मीटर लगे हुए हैं।
उसका रवि जी ने एक और बात कही, ये जो बात मैंने कही उस पर आप हंस सकते हैं पहले, कि यूपी में मान लीजिए कि कहीं पे लगा हुआ है और वहाँ पे केबल वाले ने जो है काट दिया, तो 9 बजे मेरा प्राइम टाइम ही कोई नहीं देख रहा है, तो उसे कैसे पता चलेगा, फिर तो मेरा नंबर 0 हो जाएगा। मतलब रवीश इस बात को नहीं स्वीकार रहा है कि उसकी स्वीकार्यता जो है लोगों में अब खत्म हो चुकी है, वो टॉप 10 चैनल से भी बाहर है। और ये धीरे धीरे हुआ है। अगर टीआरपी में इस तरह से, एक तो आप केबल बॉक्स कितने घरों में है वो मैं नहीं जानता, रवीश जी को शायद ज़्यादा पता होगा। बीच में तो रवीश जी ये भी कहते थे कि मतलब कोई उनको चिट्ठी रवीश जी को लिख देता था कि मेरे पापा जो है डांट दिया मुझे, मैं प्राइम टाइम रवीश जी आपका देख रहा था और चैनल लेके छीन के बोला कि नहीं रवीश यहाँ नहीं चलेगा। तो इस तरह के दुख भी आपने प्रदर्शित किए। आपने जो है टाटा स्काई वालों को ये कहने की कोशिश की, उसी तरह आपने फिर से लांछन लगाया है कि केबल वाले जो है काट देते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें प्रशासन और सरकार मिली। ये उसी तरह का नकारापन है जैसे यूपीएससी की तैयारी करता हुआ मुखर्जी नगर में जो लौंडे होते हैं, जो हर साल जो है अपने नकारेपन को नहीं स्वीकारेंगे कि वो पढ़ते लिखते नहीं और 2 बजे रात तक जो है पार्क में बैठ के गप देते रहते हैं। वो नहीं, वो बोलेंगे यार इस बार प्री में जो है ना बहुत टफ आ गया था, इस बार देखना कट ऑफ जो है बहुत नीचे जाएगा, मेरा तो बस 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया। अपनी अकर्मण्यता को ये लोग नहीं स्वीकारते हैं। तो रवीश भी जो है ये स्वीकारने को तैयार नहीं है कि तुम्हारा ब्रांड ऑफ विशेष जहरीला जर्नलिज्म जो है ना, तुम्हारी विष बुझी पत्रकारिता जो है तुम्हारी, जो एक तरफा एकदम स्पिट फायर मोड में चलती रहती है कि देखो और एकदम जहर जो है उसके आंख पे, स्पिटिंग कोबरा टाइप का जो होता है उसके आंख पे ही मार दो, तो उस जर्नलिज्म को लोगों ने नकार दिया है। रवीश को सामंजस्य भी बिठाना चाहिए। रवीश तो यही कैंपेनिंग कर रहा है ना पिछले 6 साल से कि भाई मोदी ने कुछ नहीं किया है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का दावा हो तो 3 घर जो है ले आया जिसमें बिजली नहीं पहुंची, ऐसे 3 गांव ले आया। भारत में कितने लाख गांव है ये भी पता कर लीजिए। तो इस तरह की मानसिकता वाले लोग कि हाँ बड़ा जो है स्वच्छ भारत योजना चला रहे हैं, तो शौचालय तो बनवा दिया लेकिन उसमें तो पानी ही नहीं आ रहा। मतलब मोदी जो है बाल्टी लेकर वहाँ पे खड़ा रहे, मोदी ना रहे तो कम से कम अमित शाह को तो खड़ा कर ही दो, नहीं तो गरीब आदमी धोएगा कैसे। इस तरह की सोच लेके जो है रवीश चलते हैं। और 2 चुनाव हो गए और उसके बाद यूपी पे अगर फोकस करें तो यूपी में भी एक चुनाव हो गया। यूपी पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है। इन सब के बाद और हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि रवीश की स्वीकार्यता, मतलब आप ये देखेंगे ना कि पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस या लोग किसको चुन रहे हैं और रवीश किस तरह की जर्नलिज्म कर रहा है। दोनों अपोजिट ऑफ द स्पेक्ट्रम है। और रवीश के ब्रांड ऑफ जर्नलिज्म को नकारना और मोदी को स्वीकारना दोनों एक ही गति से हो रहा है। 2014 के बाद चाहे मोदी हो या भाजपा के सहयोगी घटक दल जो है, उनकी लोकप्रियता में इजाफा ही हुआ है। 14 से ज़्यादा सीटें 19 में आई हैं। लोकसभा की सीटें आप यूपी में देख लीजिए या विधानसभा की सीटें आप भाजपा की यूपी में देख लीजिए, और विधानसभा 2017 में जो चुनाव हो उससे पहले भाजपा की क्या स्थिति हुआ करती थी वो देख लीजिए। बावजूद इसके रवीश को समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी पत्रकारिता को नाउ नोबडी वांट्स टू वॉच हिम, कोई उसको देखना नहीं चाहता, इसलिए वो टॉप 10 से बाहर। मतलब हिंदी में आप सोचिए कि आपसे मैं बोलूंगा कि नाम गिनाओ तो 5 चैनल पे जाके आप थक जाएंगे, और रवीश 11वें या 12वें पोजीशन पे है। किसी वीक 0.01% का इजाफा होता है, किसी वीक उतना ही नीचे चला जाता है रवीश। तो रवीश का ये है, तो वही है कि बहुत विद्यार्थी है, अपना कुछ करना नहीं है तो बस्ता मोट, हम लोग की तरफ बहुत विद्यार्थी बस्ता मोट। तो बस्ता इसका मोटा इस तरह से है कि ये जो है मार्किंग सिस्टम पे ही, स्कूल पे ही सवाल उठा रहा है कि नहीं मास्टर को तो जांचना ही नहीं आता है भाई, वो जो परीक्षा की प्रणाली है ना वो गलत है, ऐसे थोड़े होता है। मतलब जब तक एनडीटीवी का ये लोग का आता था कि हाँ रवीश कुमार नंबर 1 चैनल लगातार इतने सप्ताह से इस एज ग्रुप में, तब तक बड़ा ठीक था, जब तक इनको ऐड मिलते रहते थे उसी रेटिंग पॉइंट के बल पे। आप ये भी जानिए कि विज्ञापन
कोई दे नहीं जाएगा। मान लीजिए कि मैं एक विक्रेता हूँ, मुझे विज्ञापन देना है किसी शो में, तो मैं किसको दूंगा? मैं ये अध्ययन करूंगा ना कि रिपब्लिक भारत पे इस टाइम में कितने लोग देखते हैं, आज तक को कितने लोग देखते हैं, इंडिया टीवी को कितने देखते हैं, एनडीटीवी को कितने देखते हैं, और उसके बाद मैं तय करूंगा कि सबसे ज़्यादा स्वीकारिता किसकी है, सबसे ज़्यादा किसको देखा जा रहा है, और उस हिसाब से या तो मैं टॉप चैनल को दूंगा, वहाँ आप जगह नहीं मिली तो मैं सेकंड पे जाऊंगा, थर्ड पे जाऊंगा, या फिर मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर कम पैसे लेके मेरा काम हो जा रहा है। तो यही दो चीज़ें होती हैं। तो वो सारा जब घटते जाता है, और जाहिर सी बात है कि ऊपर से मालिक का प्रेशर भी होगा, कोरोना का टाइम भी चल रहा है, बिजनेसेस जो है लूज कर रहे हैं, पैसा उनका जा रहा है, लेकिन इसी दौर में कोई एक चैनल ऐसा है जो 77%, 58% मार्केट शेयर जो है कैप्चर किए हुए हैं, तो दर्द तो होगा ही। तो रवीश का वही दर्द जो है वो इस बात में छलक के आता है कि दलितों के घर में कितने हैं, मुस्लिमों के घर में कितने हैं। अब इसमें भी एक समस्या है कि रवीश स्वतः अपने आप को दलितों और मुस्लिमों का प्रेमी मानता है, और उनके आप टाइमलाइन पे जाएं तो दलित तो खैर पे पहचान नहीं पाता हूं, लेकिन मुस्लिम लोग का नाम से पता चल जाता है। तो वो हाँ, ये तो मैं कहूँगा कि अगर उनके सोशल मीडिया फीड से मैं तय करूँ, हाँ मुस्लिमों में उनकी स्वीकारिता तो है। उनका परसेंटेज कितना है इस देश में? क्या वो भी, ऐसा तो नहीं है सिर्फ आप ही को देखते हैं, अक्रॉस द, मैं तो और भी चीज़ों को स्टडी करता हूँ ना। ऑप इंडिया एक न्यूज़ पोर्टल है, हम तो लगातार वायर है, स्क्रोल है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, ऑल्ट न्यूज़ है, सबका देख लीजिए। ये तो हमारे रेंज के लोग हैं ना। एनडीटीवी तो एक मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो उसका कंपैरिजन हमेशा रिपब्लिक से होगा, इंडिया टुडे से होगा, आज तक से होगा, इन लोगों से। हम अगर वैचारिक रूप से देखें कि ये स्क्रोल, क्विंट, वायर, इन लोगों की क्या स्थिति है, तो वो लोग भी तो लगातार फॉल ही रजिस्टर कर रहे हैं। उनमें कौन सा मीटर लगा हुआ है? उसके बाद और कुछ आपको नहीं देखना है तो आप YouTube का व्यू देख लीजिए कि ऑनलाइन किस चैनल को कितने लोग देखते हैं, उससे भी पता चल जाएगा। लेकिन रवीश को वहां नहीं जाना, रवीश को टीआरपी वाले मुद्दे पे जुड़े रहना, और उसको ये तोड़ मोड़ के जो है ये इस संदर्भ में ले जाना चाह रहा है, और लोगों को बोल रहा है कि ये लड़ाई टीवी चैनलों की नहीं है, ये लड़ाई हमारी और आपकी है। तो इस तरह से कन्विंस करना कि टीआरपी की जो बात चल रही है ना, वो एक जन आंदोलन बनना चाहिए। मतलब इसको हर चीज जो है वो जन आंदोलन टाइप का ही बनाना है, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या जो है इनके हिसाब से हर दिन, हर घंटे, प्रतिक्षण, मतलब ऑयलर्स कांस्टेंट होता है, तो उसके भी बियॉन्ड ये चला जाता है। मतलब आप जोड़ते रहेंगे ना, रेट जो है बढ़ने की गति एक जगह पे जाके कांस्टेंट हो जाती है, जो गणित वाले लोग हैं वो जानते होंगे। तो रवीश का वहां पे भी नहीं रुकता है, वो उसको भी, उसके भी बियॉन्ड चला जाता है। मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल को तोड़ते हुए रवीशिया दर्शन जो है वो अलग रियाल में पहुंच जाता है। अब राजदीप के भी चैनल पे इन्होंने निशाना साध दिया। बहुत समय से जो है राजदीप से इनकी बन नहीं रही है, और राजदीप पे तो इन्होंने खुल्लम खुल्ला भी कई जगह पे बोला है। तो उस पर बोला है कि रिपब्लिक चैनल पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं अर्नब पे, ये इंडिया टुडे वाले कर रहे थे, राहुल कंवल और राजदीप करके खास करके, तो वो बोल रहे हैं कि वो भी दूध के धुले हुए नहीं, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, और मैं अपवादों की बात नहीं करूंगा। तो उन्होंने पता नहीं एनडीटीवी का भी नाम ले लेते भाई, क्योंकि वही जब आप राफेल के ऊपर ज्ञान बांट रहे थे, रवीश का एक शो याद होगा जब 5 राफेल भारत आए थे, तो रवीश ने जिस दिन शो किया था कि किस तरह से बाकी चैनल कवरेज कर रहे हैं कि ड्रामेटिक म्यूजिक आता है, ग्राफिक्स आता है, और टाइम पास कर रहा होता है रिपोर्टर, सेम चीज उसके भी चैनल पे उसी दिन हो रही थी। एनडीटीवी भी एस्पायर करता है रिपब्लिक बनने का, क्यों? क्योंकि प्योर बिजनेस है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि विचारधारा कहाँ जा रही, क्योंकि अब विचारधारा से पैसे नहीं आ रहे, क्योंकि फॉरेन फंडिंग वाले एनजीओ सब बंद हो गए हैं। इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप से जो वहाँ से बैकिंग आती थी उन सब का बहुत बुरा हाल है। उनके पास अपने चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है, तो एजेंडा फैलाने के लिए कहाँ से देंगे? तो ये लोग होप पे थ्राइव कर रहे हैं कि एक दिन, तो पंचतंत्र में कहानी है, एक बैल है, और बैल नहीं सांड है, और उसके अंडकोश जो है वो झूलते रहते हैं। तो गीदड़ और गीदड़ी का एक जोड़ा है, वो उसको देखता है,
तो गीदड़ बोलता है गीदड़ी को कि यार देखो कितने मांसल, ये जो मांस पिंड लटक रहे हैं कितने मांसल हैं, कितने स्वादिष्ट होंगे, और ये झूल रहे हैं, तो कभी तो ये भूमि पर गिरेंगे और कभी तो मैं इसका आनंद लूंगा। तो एनडीटीवी और रवीश जैसों का यही हाल है, गीदड़ वाला। और अंत में यही होता है कि सांड का तो वो उसका एनाटॉमी का हिस्सा है, उसी तरह वो रहता है। तो रवीश को तो लगता है कि नहीं, वो कभी तो कांग्रेस की सरकार आएगी भाई, कभी तो वामपंथी कहीं सत्ता में आ जाएंगे, मतलब गठबंधन में या कैसे भी हैं, तब इनको जो स्वाद मिलेगा उस मांसपिंड का। अंत में पंचतंत्र की कहानी में ये होता है, गीदड़ गीदड़ी जो भूखे मर जाते हैं। अब मैं ऐसा विश नहीं करता हूँ सांकेतिक तौर पे भी रवीश की मृत्यु हो, क्योंकि रवीश का होना भारतीय पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही आवश्यक काम है, उसको होना चाहिए ताकि लोग सीख सकें कि पत्रकारिता किस तरह से नहीं होनी चाहिए। तो एक शिक्षक है, जीते जागते संस्थान है रवीश जी, कि पत्रकारिता आपको कैसे नहीं करनी चाहिए। बीच बीच में एक आध स्पार्क ऑफ ब्रिलियंस आता है, बट आप उनसे जो बहुत कुछ सीख सकते हैं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या जो है करने के चक्कर में जो आदमी खुद भी डूबता है, चैनल को भी ले डूबता है, और उससे फायदा जो है समाज को तो एक धेला नहीं होता है। अब एक बात और टीआरपी पे ही रवीश जी ने बोला कि टीआरपी ने जो है ना टीवी मीडियम को खत्म कर दिया है। और टीवी मीडियम को खत्म करने से रवीश जी का क्या तात्पर्य है? रवीश जी का तात्पर्य टीवी मीडियम को खत्म करने से यह है कि पहले रिपोर्टिंग हुआ करती थी, फिर जो ही लगने लगा सरकारों को और मालिकों को कि रिपोर्टिंग वाला ढांचा जो है बन रहा है। आप सोचिए कि 24 घंटे वाले चैनल कब आए? आपको ध्यान होगा जब सोनी टीवी और ये सब का दौर था, शायद मुझे लगता है 90s के फर्स्ट हाफ, मतलब 92, 93 या इसी समय 95, 96 आप कह सकते हैं कि वो पकड़ना शुरू होता है। तो अब तक तो इतने साल हो गए, इतने साल में क्या मतलब जड़ें ही जमा रहे थे और रिपोर्टिंग मतलब बन ही रही थी क्या? टीवी रिपोर्टिंग का यही हाल है जब से हमने देखा है। हाँ, अब रवीश ये क्लेम करने लगे कि नहीं, पहले सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए नौटंकी जो है ना वो लोगों को दिखती नहीं थी। अब सोशल मीडिया के कारण टीवी पे जो हो रहा है उस पर एक चेक एंड बैलेंस की थ्योरी संविधान में जैसे कि बोलते हैं, वो जो है लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, तीनों में एक जो है कि एक जो है अगर गलत करेगा दूसरा उसको रोकता है, उस तरह। तो वही काम पहले नहीं होता था। पहले होता था कि रवीश जी आए, बोल दिए, चले गए। और रवीश खुद लिखते हैं कि टीवी मीडियम का तुरंत असर होता था। सही बात है कि रवीश और एनडीटीवी से ज़्यादा इस बात को कोई मतलब कैसे जानेगा। आज ही 2002 के राइट्स के टाइम की एक क्लिप जो है घूम रही थी ट्विटर पे, जिसमें बरखा दत्त जो है एक फैक्ट्री में कहीं पे आग लगी थी, उसको चेज करते हुए जा रही थी और रास्ते में रुकती है जहाँ पुलिस वाले हैं, और पुलिस वाले पे इल्ज़ाम लगाते हुए कि वो लोग 3-4 किलोमीटर दूर हैं उस आग से। उनसे पूछती है कि किसकी फैक्ट्री जली, क्या वो माइनॉरिटी वाले की, मुसलमान की फैक्ट्री है? बोला कि नहीं, मिक्स है, और एक पार्टनर मुसलमान है, बाकी सारे हिंदू हैं। बरखा की अगली लाइन, मतलब ये जब पुलिस वाले चले जाते हैं तो बरखा की अगली लाइन होती है कि माइनॉरिटीज़ के फैक्ट्रियों को चिन्हित कर करके आग लगाया जा रहा है। ये रिपोर्टिंग होती थी। आप सोचिए कि आपको याद भी है कि 59 कार सेवकों को जला दिया गया था, किसी न्यूज में चला था। वो टर्शरी हो गया, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूज भी नहीं था, वो फोकस भी नहीं था कि किसने जलाया, क्या उसी के कारण दंगे हुए, दंगे करने वाले कौन थे। उसके बाद आपके पास खबरें क्या क्या पहुंची, वही नौटंकी दिल्ली दंगों के टाइम में होने वाली थी। ये मैं आपको पैरेलली बता रहा हूं कि जब टीवी अकेला माध्यम होता था और जब टीवी सोशल मीडिया न्यूज पोर्टल के समय में एक माध्यम है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दंगे की तैयारी रही होगी ना, 59 कार सेवकों को कोई क्या अचानक से जला देता है, उसकी तो किसी ने तैयारी की होगी। जैसे दिल्ली दंगों की तैयारी हुई थी, घरों पे पत्थर, मस्जिद के छत पे पत्थर, हर तरह की तैयारी। और ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, आप लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। तो वो जो है कैसे पता चला, एनडीटीवी ने वो जो मस्जिद के ऊपर
छत पे पत्थर थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन्होंने ड्रोन फुटेज था ANI का, उसमें क्लियरली दिख रहा है, और NDTV ने उसको क्रॉप करके हटा दिया, क्योंकि मस्जिद के ऊपर पत्थर तो दिख जाएगा ना भाई, तो मस्जिद किसका है, उसमें हिंदू तो जाके रखेगा नहीं। घर तो आप रैंडमली कह सकते कि हिंदू का घर है, उस पर तो लिखा हुआ है कि नहीं कि ये किस व्यक्ति का घर है, किस मजहब के फॉलोअर का है, तो वो तो आप तुरंत क्लेम कर सकते हैं। तो जो रवीश क्लेम कर रहा है कि TRP के रेस के कारण क्या हुआ कि टीवी का माध्यम जो है उसको जो वो बड़ा सशक्त माध्यम होता था और तुरंत इंपैक्ट क्रिएट करता था, वो जो है रोक दिया गया। इससे बड़ा दर्द होने लगा। क्यों? क्योंकि ये लोग दिल्ली दंगों जैसी चीज को ब्लेम नहीं कर पाए। शाहीन बाग में जो बिरयानी फ्री में बट रही थी, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ शाहीन बाग बन रहा था, और उसके कारण कितने लोग जो है हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, कुछ लोग मर गए रास्ते में। हर जगह पूरे देश में दंगे हुए, छिटपुट जो है आगजनी की घटनाएं हुए, असम से लेके यूपी तक, और फिर कहां कहां नहीं हुआ ये सब। पटना के फुलवारी शरीफ में हुआ था। हर जगह पे टारगेट कोई मंदिर को कर रहा है, हिंदुओं के प्रतिष्ठानों को कर रहा है, और फिर ये लोग, इनका पूरा गिरोह जो है इसी में लगा हुआ था। किसी तरह मोहन नरसिंह होम से जो है फलाने को उतारा जा रहा है, गोली लग गई, फलाना बुलंदशहर में रिक्शा चालक हुआ करता था। अबे बुलंदशहर का रिक्शा चालक था तो उस छत पे क्या कर रहा था दंगे के दौरान? छत पे ऑटो लेके गया था। तुम इधर से गोली चला रहे थे, तुम्हारा ही कोई भाई बंधु उधर से सामने से भी गोली चला रहा होगा, तैयारी तो तुम लोगों ने की थी, तो गोली किसको लगेगी? इन सबको सेलेक्टिवली क्रॉप कर करके कि बताइए बुलंदशहर के फलाना को जो गोली लग गई। वो कर क्या रहा था? दंगों के दौरान छत पे कौन लोग खड़े होते हैं? छत पे वही खड़े होते हैं जो दंगों में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि दंगा कोई स्पेक्टिकल तो है नहीं, मेला तो है नहीं कि उसको विटनेस किया जाए, उसमें जो टिकट लेके देखा जाए, हाँ बालकनी से आहा दंगा हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। दंगा तो वही करता है कि छत पे मैं एक एडवांटेजस पोजीशन पे हूं, तो यहां से मैं पत्थर चला सकता हूं, यहां से मैं गोली चला सकता हूं, यहां से मैं नीचे वालों को मारूंगा। छत पे और दंगे के टाइम में कोई क्या करने जाता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, क्या करने जाता है? मैं उन छतों पे गया हूं, इसलिए आप लोगों को तब पता चलता है कि नहीं, जो ये टीवी पे जो सेलेक्टिव फुटेज दिखाया जा रहा है वो कितना गलत है, और एक्चुअल में जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, ऑफ इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे, जो गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में 10 बार उसका नाम लिया गया, ऑफ इंडिया का। क्यों? क्योंकि हम ही लोग थे जो सबसे पहले जाके वहां से रिपोर्टिंग की। तो अगर हम लोग नहीं आएंगे तो रवीश तो कहेगा ही कि टीवी मीडियम को खत्म किया, और जो इनके रिपोर्टर हुआ करते थे वो जब सशक्त होने लगे तो उसको जो मार दिया गया। ये तो रवीश क्लेम करेगा ही, क्योंकि इनका मतलब अब जो है सध नहीं रहा है। इनकी विचारधारा जो है उसकी स्वीकार्यता जो शून्य के करीब, मतलब 10 to 0 टाइप का, पता नहीं कैलकुलस में लोग पढ़ते हैं, मेरी गणित बहुत खराब है, तो वो 10 to 0 टाइप का वो जा रहा है। 0 हुआ नहीं बट 10 to 0 तो हो ही रहा है। तब ये लोग जो है बुला रहे हैं। राडिया टेप को याद कीजिए ना, इन लोगों का बिलबिलाना लाजमी है, क्योंकि ये लोग तो फोन करके फिक्स करते थे कि कौन किसको कौन सा कैबिनेट बर्थ मिलेगा, कौन सी मिनिस्ट्री मिलने वाली है। तब ये लोग तो कहेंगे कि एंकर को सामने लाया गया, डिबेट होने लगे, रिपोर्टर को हटा दिया। अबे तो दिन भर कौन सा डिबेट होता है? तुम भी तो एंकर हो, तुम्हारा जमीर जो है वो धिक्कारता नहीं, आत्मा जो है कचोटती नहीं है जब ये लिखते हो? तुम्हारे ये अंगूठों में मतलब कंपन नहीं होती है? तुम कैसे क्लेम कर रहे हो? तो तुम बोल रहे हो एक तरह से, मतलब ये एंकर को भी गरियाता है, ये भी कहता है कि टीवी ना देखो। भाई दोनों नहीं करना है तो तुम दुकान अपनी ये समेटो ना। ये जहर जो दिन भर बोते रहते हो, 2-2 शो मिले हुए हैं तुम्हें, किसी यंग लोग को आने दो, किसी दूसरे को आने। प्रोपेगेंडा ही फैलाना है, कोई और आके फैलाए। तुम्हारी मतलब तुमको तो देखना नहीं चाहता है कोई अब, तो तुम हो क्यों, कोई स्पेस क्यों ऑक्युपाई किए हुए हो? वो भी तब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारी उम्र में जो मतलब लोगों को निकाल दिया जाना चाहिए, नहीं, रहो, तुम्हारा रहना भी जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि चलते फिरते विश्वविद्यालय हो तुम, पत्रकारिता में क्या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए उसके लिए तो तुम रहो भाई। लेकिन तुम खुद ही क्लेम कर रहे हो ना कि एंकर के आने से रिपोर्टर का, चले जाओ। फिर आगे जो है तुम बिहार के इलेक्शन के बारे में भी
बोल रहे हो कि नहीं कुछ नहीं है, कोई योजना पे बात नहीं कर रहे, तो तुमको कौन रोक रहा है योजना पे बात करने से? तुमने लिखा है कि अंतिम चरण में जो है लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, तो क्या मीडिया मतलब 1 साल पहले से रहती है क्या? तुम अंतिम चरण में भी अपने घर में क्यों बैठे हुए? तुम जाओ, ऑन ग्राउंड जाओ, तुम जाओ, रवीश की रिपोर्ट करो। रवीश की रिपोर्ट को तो बहुत लोग एडमायर करते हैं, तुम्हें तो लोग फील्ड में देखना चाहते हैं, लेकिन तुम नहीं जाओगे। तुम्हारी जब से कोविड आई है तब से ऐसी हालत खराब है कि तुम रिपोर्टरों को तो दौड़ा रहे हो, लेकिन खुद तुमको न स्टूडियो जाना है, अपने घर में बंद होके अपना बचाव करते हो। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि सबको अपना बचाव करने, लेकिन कम से कम ज्ञान तो मत दो यार, कि जो लोग गए उसका तो सम्मान करो। तुम्हें ना उनके सवाल पसंद है कि नहीं, आप राह चलते लोगों से कुछ सवाल पूछ लेते हैं, उनको योजना के बारे में क्या याद रहेगा? मतलब गांव के लोग इतने गधे होते हैं कि उनको योजना के बारे में याद नहीं रहता है। मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे एक सर्वे किया था योजनाओं को ही लेके, कि सूचनाओं को पहुंचाने का सबसे बेहतर माध्यम कौन सा है। 1350-1400 मेरा सैंपल साइज था, 4 अलग अलग तरह के गांव लिए थे। और मैं इस तरह के मूर्ख माइंडसेट के साथ, मतलब प्रेजुडिस्ड माइंडसेट के साथ नहीं गया था कि गांव के लोग हैं, इनको क्या योजना का। गांव के लोगों को खूब मालूम होता है, गांव के लोगों को मालूम होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना घर आया है, मेरा बथान कब बनेगा। तुमको पता नहीं है कि गांव में नलकूप योजना है या घर घर जल योजना है, उस तरह की योजना है। हर एक योजना के बारे में मुखिया जो है बताता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका क्रियान्वयन जो है बिल्कुल एकदम निष्पक्ष तरीके से होता है। मैं जानता हूं मेरे गांव में जो जो निचली जातियां हैं उनके इलाके में कितने चापाकल गड़ते हैं। और 10 साल मेरे पंचायत का एक मुखिया था मुस्लिम, उस गांव में कितने चापाकल गड़े। उस गांव में मतलब रोड के ऊपर रोड, रोड के ऊपर रोड, 4-4 लेयर बन गया 10 साल में, और बाकी गांव में कुछ नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू मुखिया बनता है तो कोई बड़ा बढ़िया काम कर देता है, नहीं। वो आएगा तो वो अपर कास्ट को फेवर करेगा या उसका जो लल्लो चप्पो करता है उसका फेवर करेगा। तो सब लोगों को पता होता है। मैंने उन बस्तियों में भी जाके वहां पे भी बात की, उनको पता है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है, कब मिलता है, कहां से मिलता है, फसल बीमा योजना क्या है। ब्लॉक लोग जाते हैं एक एक साथ बैठ के। तो ये तो छोड़ ही दो कि मतलब गांव के लोगों को याद नहीं रहता। गांव के लोगों को सब कुछ याद रहता है, वो इसी समय का इंतजार करते हैं। गांव के लोग इतने स्मार्ट होते हैं, तुमसे ज़्यादा योजनाएं उनको याद रहती है। योजना का हो सकता है नाम याद ना रहे, लेकिन गांव की दीवारों पे सारी योजनाओं का नाम लिखा हुआ रहता है, और वो बता देंगे रेफरेंस दे कि कौन सी योजना में किसको लाभ मिला है और कैसे मिला। वो ये भी आपको बताएंगे कि मुखिया कितने रुपये ले लेता है एक शौचालय बनवाने पे आपसे। आपके नाम से फंड रिलीज करेगा, फोटो खिंचा के लेगा, और उसका पोखर की सफाई के लिए कितना फंड है, सब कुछ मालूम रहता है। तो गांव के लोगों को रवीश कुमार मूर्ख समझना बंद करो। वो तुमसे और हमसे ज़्यादा अवेयर होते हैं। उनको लाभ ना मिले ये बात मैं स्वीकार रहा हूं कि एग्जीक्यूशन के लेवल पे अभी भी मतलब 100% एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है सरकारों से, लेकिन ये मान लेना कि गांव के लोगों को योजना का तो पता ही नहीं होता है। अरे उन्हीं को पता होता है, नहीं तो फाइल देख के तो तुम भी ज्ञान दे ही देते हो ना। फाइल देख के आंकड़े उठा के तो कोई भी मतलब इंटरनेट पे सर्च करेंगे और आंकड़ों का पता चल जाएगा कि किस तरह का है। तो बिहार के इलेक्शन पे ज्ञान देना इनका अभी शुरू हुआ है, पिछले 20 महीने से ये कुछ नहीं कर रहे थे। वो भी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने और भी रवीश की बकैत की रिपोर्ट की है, उसमें हमेशा इनको भाजपा शासित प्रदेशों से ही लोकपत्र संभाग वाली चिट्ठियां आती थी, और उसमें बड़े अजीब तरीके से नीतीश कुमार को कोई चिट्ठी नहीं लिखी जाती थी। मैं बिहार का हूं तो मुझे तो पता है ना बिहार की क्या हालत है। बिहार की भी हालत वही है जो राजस्थान की है या यूपी की है, जो सरकारी नौकरियों की कमी हर इलाके में, कहाँ नहीं है। तो मध्य प्रदेश में जब तक शिवराज की सरकार थी तब तक चिट्ठी आती थी, शिवराज की सरकार गई तब चिट्ठी आना रवीश को जो है बंद हो गया कमलनाथ के सरकार में, और उसके बाद फिर से आने लगा जो ही शिवराज की बनी। राजस्थान में जो है अचानक से गायब होगी, नहीं आती है कोई भी चिट्ठी। ये सब कैसे हो रहा है संभव?
ये सब अपरेंट है, ये सब दिखता है। तो नीतीश को ये नहीं लिख रहे थे क्योंकि इनको लग रहा था कि नहीं, नीतीश के पेट में आंत में दांत है, ये कहा जाता है नीतीश कुमार के बारे में टर्म है ये। तो आंत में दांत है तो पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा, तो इन्होंने तब तक इंतजार किया। आप जाके देखिए, मैं कोई ऐसे ही फर्जी बात नहीं कर रहा हूं, आप इनका पूरा टाइमलाइन खंगाल लीजिए और प्रतिशत निकालिए कि नीतीश कुमार का नाम इन्होंने कितनी बार लिखा है चुनाव के डेट अनाउंस होने के पहले। गिन के आपको 2 से 3 बार मिलेगा, गिन के, वो भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, आई माइट बी एग्जैजरेटिंग। अब लिखने लगे कि हाँ वहां पे नौकरी नहीं मिल रही, इतने पद की बहाली हो गई, नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, सुशील मोदी को संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बना देना चाहिए। और देखिए एक और पैटर्न मैं बताता हूं कि बंगाल के बारे में जाके देखिए कितने बार लिखा है रवीश ने। वर्धमान में जो हिंसा हुई थी, राइट्स जो हुए थे, मुझे लगता है 1 साल हो गए, वर्धमान, आसनसोल और ये पूरा, मतलब बंगाल में कहाँ राइट्स नहीं हो रहे हैं। तब से रवीश ने एक बार लिखा था, उस टाइम जब खूब लोग गरियाने लगे थे कि तुम चुप क्यों हो इन दंगों पे, तब रवीश ने ममता का नाम फिर भी नहीं लिखा था। और आज तक में जाके देख लीजिए कि बंगाल के बारे में क्या लिखा है रवीश ने। क्या दुर्गा पूजा के टाइम में जो नौटंकी चलती है बंगाल में, उस पर लिखा कभी कुछ, इतने दंगे होते हैं उस पर लिखा कभी कुछ, मालदा के सिचुएशन के बारे में कभी कुछ लिखा, कोविड को किस तरह से टैकल कर रही है ममता, इसके बारे में कुछ लिखा, अपराधों के आंकड़े एनसीआरबी को बंगाल ने नहीं दिया, क्या इस पर रवीश ने कुछ लिखा? नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। रवीश फिर कब लिखेगा? जब जो उसको विश्वास हो जाएगा कि हाँ अब चुनाव आने वाले हैं, और तब भी शायद पॉजिटिव बातें ही लिखेगा या खाना पूर्ति के लिए कुछ कुछ ऐसा लिख देगा जिससे मतलब लगे कि हाँ रवीश जी तो यार मतलब बहुत ही निष्पक्ष टाइप के पत्रकार है। ये फर्जी बात है। उसके बाद अब कश्मीरी नेताओं की नज़रबंदी के ऊपर रवीश ने लिखा है कि इतने महीने नज़रबंद रहे, इससे क्या हासिल हुआ? अरे दंगे नहीं हुए रवीश, लोग मरे नहीं कश्मीर में, पत्थरबाजी की घटना पता करो ना यार, ये सब टाइप करके या अपनी टीम को बोलो, खोज के दे देगा, उससे पता चल जाएगा। खाली रेटरिक पेलने से थोड़े होगा कि इतने लोग आ गए और वो जो है फलाने बाबू ने 2 किताबें लिखी हैं कश्मीरियत पे, उसमें वो लिख रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने कई बार जो है भारत माता की जय बोला। तो एहसान किया है क्या? एहसान किया है फारूक अब्दुल्ला ने भारत माता की जय बोल के या महबूबा मुफ्ती ने तिरंगा फहरा के? और उसके बाद क्या बोला, ये सब कौन, उसका हिसाब कौन लेगा? कि चीन की मदद से हम 370 हटाएंगे, चीन की मदद से 370 हट जाएगा? है महबूबा मुफ्ती जो टेररिस्ट को सन ऑफ सॉइल बोल रही थी, हाथ काट देंगे 370 जो हटाएगा, काट लो ना हाथ। इसके ऊपर तो कुछ नहीं लिखा आपने, कैसे लिखोगे रवीश? मतलब शर्म तुमको मगर नहीं आती, यही बात है। तो कश्मीरी इन नेता तो इन लोगों को कहा नहीं, अब वही है कि कानूनी रूप से है, नहीं तो इनके लिए तो अलग अलग शब्दावलियां जो है वो आप जाके देखिए इंटरनेट पे लोग इन्हें क्या कहते हैं, वही मैं भी यूज करना चाहता हूं। नेता तो ये लोग बिल्कुल है, नेता किसके हैं और इनके मन में क्या है। चूंकि 3 फैमिली जो थी, कश्मीर का सारा माल, आपको जान के आश्चर्य होगा कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कश्मीर में सबसे ज्यादा है इंडिया का। यूनियन गवर्नमेंट जो है कश्मीर में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती है प्रति व्यक्ति, सब्सिडी के तौर पे हो या अन्य योजनाओं के तौर पे हो। और वो पैसा जा कहां रहा है? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी पूरा देश चमक गया है, बाकी पूरा देश नहीं चमका, लेकिन थोड़ा थोड़ा उठना तो शुरू हुआ। लेकिन कश्मीर की तो हालत वही है, वो अभी भी मदरसों, मौलवियों के भाषणों में, उनके जाके देखिए वहां के मस्जिदों में किस तरह के भाषण दिए जाते हैं, और वहां के मस्जिदों में कौन है मौलवी? ये यूपी और बिहार के मुसलमान जो वहां पे मौलवी बने हुए हैं। आप पता कर लीजिए, ये सारी बातें फर्जी नहीं बोल रहा हूं। यूं तो कश्मीर में 99% व्यक्ति जो है कश्मीरी में ही बात करता है, वो एक गौरव का अनुभव करते हैं अपनी भाषा को लेकर, सबको करना चाहिए। लेकिन इनके मस्जिदों के अंदर के मौलवी पता कीजिए किस भाषा में बोलते हैं, और वो कहाँ के हैं। वो उर्दू हैं, उर्दू में बोलते हैं, और बिहार और यूपी के होते हैं अधिकतर।
वो क्या करने वहां पे गए हैं? उनको संरक्षण कौन दे रहा है? ये आज से नहीं है, ये बहुत साल से है। तो फिर ये भारत माता की जय और तिरंगा फहरा देना, मतलब कोई तुमने एहसान नहीं किया, और तुम भारतीय इसलिए बने रहना चाहते हो क्योंकि तुमको इससे फायदे हो रहे थे, क्योंकि एब्सोल्यूट कंट्रोल था तुम्हारा उस राज्य के रिसोर्सेज पे, उसके पैसे पे। अब नहीं है, इसलिए अब तुम जो है अलायंस क्रिएट कर रहे हो, एक साथ आ रहे हो, और इसलिए इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि इनको नज़रबंद रखने से क्या हुआ। बहुत फायदा हुआ भाई। आजकल देखो तो क्या हो रहा है, पत्थरबाजी की एक घटना नहीं हो रही है। एक एरिया कमांडर की वैकेंसी क्रिएट होती है और शाम तक वो भराता है और अगली सुबह फिर मार दिया जाता है। ये तो स्ट्राइक रेट है भारतीय सेना का। तो नज़रबंद रखने से बहुत फायदा हुआ। मास स्केल पे जो चलता था, ये जो व्हाट्सएप पे बता देते थे कि हाँ हाँ वो फलाने भाई को इधर से निकालना है, ये जो नौटंकियां हुआ करती थी टेररिस्टों को बचाने के लिए, कॉमन लोग जो वहाँ करते थे, वो सब बंद हो गई है। सब बंद होने के पीछे यही कारण है कि उनके नेता बंद थे, उसकी फंडिंग खत्म हो गई है। उनके जो बड़े बड़े मतलब पैसे देने वाले, उकसाने वाले लोग जो थे कि नमाज पढ़ने के बाद हाथों में पत्थर लिए लोग निकला करते थे, वो नौटंकी बंद हो गई है। वो नौटंकी बंद हुई है, इसलिए ये लोग अब चाइना तक से, मतलब उइगर मुसलमानों के साथ कोरे, यहाँ पे उम्मा इनको नहीं दिख रहा है। ये फर्जी का वो फारूक अब्दुल्ला वायर को इंटरव्यू किया था, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें वो क्लेम किया जा रहा है कि अरे रे रे रे, हम तो वहाँ के लोग तो चाह रहे हैं कि चीन भारत में घुस आए। चीन भारत में घुसेगा, सबसे पहले तुम्ही को री एजुकेशन में लगाएगा। तुम्ही को जो कैंप चल रहे हैं ना चीन में, उइगर में, जहाँ पे चीनी अधिकारी आते हैं, मुस्लिम औरतों के साथ सोते हैं, सब खबरें नहीं पढ़ते हैं क्या ये लोग? दाढ़ी कटवाई जा रही है, उनको जो है उनका कुरान भी अलग तरीके से लिखा जा रहा है। तो ये सब खबर नहीं पढ़ते हो कि चीन आ रहा है तो आने दो, और आने कैसे दे देंगे? नेहरू का थोड़ी टाइम है, नेहरू वाला टाइम तो है नहीं। आ रहा था ना चीन, डोकलाम में देखो कैसे ठोक के भेजा, और उसका गलवान में क्या क्या अभी तक नंबर नहीं बताता है। कब्र दफना के उस पर स्मारक बना दिया है सैनिकों का, लेकिन नंबर नहीं बताता है कितना गया। इसलिए ये सब फर्जीवाड़ा जो है रवीश, मतलब क्या मिलता है इस तरह का साला ये एजेंडा पेलते रहने से। उसके बाद अब वही पत्थरबाजी और दंगों से याद आता है, शाहीन बाग पे फैसला लिया तो उस पर भी रवीश जो है खासे उदास हैं, बोल रहे हैं कि सरकार के ही एजेंट हिंसा करके और वसूली करते हैं। उनका जाहिर है कि उनका इशारा किस तरफ था, लेकिन हम उस इशारे को अलग तरीके से लेंगे। सरकार का एजेंट मतलब ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का एजेंट तो था ही, मतलब कॉरपोरेटर था, वहाँ का पार्षद था, और वन ऑफ द मेन कॉन्स्पिरेटर्स ऑफ दिल्ली राइट्स, जो एंटी हिंदू राइट्स जो हुए हैं 2020 में, उसका मेन कल्प्रिट है। तो सरकार की शाह तो थी ही, लेकिन हाँ, क्या सरकार ने उससे पैसे लिए? हाँ, पैसे तो लिए नहीं। इनफैक्ट ताहिर हुसैन ने तो 1.3 करोड़ रुपीस जो है उसमें खर्च किए हैं, शेल कंपनियां बना के कैश निकाला, अपना हथियार जो है रीइशू करवाता है, हथियार बांटा, उसने पैसे दिए हैं। पीएफआई इसमें शामिल थी, 100 करोड़ का बजट था पूरा दिल्ली दंगों का। तो रवीश जो है इशारा कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो जिस तरह से दंगाइयों से वसूलते हैं, मतलब जिसने भी परिवर्तन चौक का दंगा देखा, पुलिस के ऊपर किस तरह से पेट्रोल बम की बारिश हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, ओबी वैन्स को फूंक दिया गया था, ये सारा मतलब ये लाइव देखा हुआ है हम लोगों का। और रवीश कह रहा है कि सरकार के एजेंट ये दंगे करवा रहे थे। सीरियसली, सरकार के एजेंट करवा रहे थे मतलब, और बाकी लोग क्या उधर नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे क्या पत्थर लेके, और जेब में पेट्रोल बम की बोतलें लेके? उनके जो नाम चौराहे पे लगे वो क्या नमाजी लोग थे? कौन थे वो लोग? वो लोग कौन थे? और खुद ही आके दे रहे हैं कि हाँ भाई गलती हुई है, और चेक पकड़ा रहे हैं जितना डैमेज हुआ है। तो चमड़ा का मुंह है, कुछ भी बोल देना है बरबरा के। कुछ लोग तो मतलब भले 10-0 हो रहा है व्यूअरशिप, लेकिन कुछ लोग तो अभी भी आस्था दिखाते हैं। उनको लगता है हाँ भाई, मतलब जो लखनऊ के परिवर्तन चौक में जिसके घर से उसके बच्चे गए होंगे पेट्रोल बम लेके और पत्थर लेके पुलिस पे हमला करने के लिए, आगजनी के लिए, वो भी एकदम रवीश का सुनेगा तो 1 मिनट को लगा है सीरियसली मैं सरकार का एजेंट हूँ?
हम तो सरकार के एजेंट नहीं थे। तो रवीश इतना मतलब कन्विंस तो कर ही देता है ना बंदा। आप देखेंगे तो कन्विंसिंग पावर तो रवीश में बहुत ज्यादा है, ये बात जो है आपको माननी पड़ेगी। उसके बाद रवीश जो है पत्रकारिता पे भी ज्ञान दिया कि पत्रकारिता तो कोई अब कर ही नहीं रहा है। वो जो मतलब सूचनाओं के इकट्ठा करने का एक तरीका जो नेटवर्क हुआ करता था, वो जो है ध्वस्त हो चुका है। मतलब तुम्हारे तरह से पत्रकारिता नहीं हो रही, जो तुमको सूट नहीं कर रहा है पत्रकारिता, तुम्हारे विचारधारा की जीत नहीं हो पा रही है। तुम्हारे विचारधारा और तुम्हारे स्टूडियो की जो कैंपेनिंग होती है, पॉलिटिकल कैंपेनिंग फ्रॉम योर स्टूडियो, अब तो तुम अपने कमरे में बैठ के करते हो जैसे मैं कर रहा हूं, तो वो जब एक्चुअल में ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है जमीन पे, वो प्रतिफलित नहीं हो पा रहा है, तब कहता है पत्रकारिता तो मर चुकी है भाई। मतलब तुम ही ये तय करोगे पत्रकारिता क्या है, और तुम ही ये तय करो कि सबसे बढ़िया भी हम ही कर रहे हैं। ये ऐसे कैसे चलेगा रवीश? मतलब थोड़ी क्या बोलते हैं, मॉडेस्टी नाम की भी तो कोई चीज होनी चाहिए आदमी में, थोड़ा तो रखो यार। ऐसे मतलब ठीक नहीं लगता है। अब राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने एक लिखा है कि राहुल गांधी ने लिखा है कि अडानी और अंबानी की जेब में फलाना टिमका इस तरह, और उस पर लिखते हुए बोलने लगे रवीश की आज के समय में कितने लोग हैं जो इन दोनों का नाम ले सकते हैं खुले में। और आप देखिए कि मतलब कौन कांग्रेसी या कौन कांग्रेस समर्थक या कौन कांग्रेस नेता जो है, सूट बूट की सरकार वाला जुमला याद कीजिए, और उसके बाद अंबानी और अडानी की जेब में रहता है मोदी, ये याद कीजिए। राफेल वाला जो हुआ था उसमें जो ऑफसेट कितना परसेंट था उसको दिया था, बहुत छोटा हिस्सा था मतलब पूरे ऑफसेट का, उसमें रिलायंस जो कि अब तो बैंकरप्ट ही हो गई है, उसके बारे में बोला जा रहा था कि उसको जो दे दिया है उसको बनाने के लिए दे दिया है। इस तरह की चीजें अंबानी और अडानी का नाम तुमने कब नहीं लिया? तुमने तो हर तरह से मतलब 1 रुपये एकड़ जमीन दे दी, इस तरह की बातें करके हर तरह से उनको घेरने की कोशिश की और फायदा मिला कुछ नहीं। और दुर्भाग्य यह है कि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पार्टी में खुद उसका फंड जाता है। फंडिंग तो करते हैं ना, पार्टी का चंदा भी तो उनसे मिलता है। तो ये कोई बहादुरी नहीं है, ये तो मूर्खता है जो हर दिन तुम बोल देते हो। और चूंकि तुम राहुल गांधी हो और तुम्हारे ऊपर शायद कोई केस नहीं करता है, छोड़ता है, छोड़ो यार, जिसे बच्चों का दूध भात नहीं होता है, गेम वेम खेलते हैं ठीक है, मतलब वो आइस पाइस होता है या लुका छिपी होता है, उसमें पकड़ा भी गया, सबसे पहले जो पकड़ाता है वो चोर बनता है, तो उसमें बच्चा करता नहीं इसका दूध भात है, ये नहीं होगा, नंबर 2 वाले से काउंट होगा। तो इस टाइप का राहुल गांधी को तो उस तरह का अरे यार ये राहुल ठीक है, उसको मतलब छोड़ो इसको। ये ऐसे रवीश बता रहा है कि बताइए इतनी हिम्मत आज के दौर में किस नेता में है कि इन दोनों का नाम। उनके पार्टी में खुद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनको कहते होंगे कि दबी जुबान में इस तरह की बातें मत कीजिए। और फिर जो है अंबानी अडानी का कितना प्रेशर होगा, वो कितना सोचने लगेगा कि अरे आज राहुल गांधी बोल रहा है, कल को आम आदमी भी मेरा नाम लेने लगेगा। कौन आम आदमी, मतलब काहे का नाम लेने लगेगा आम आदमी भाई? ये सब मतलब आपके दिल की बातें हैं रवीश जी, इस तरह से नहीं होता है। राहुल गांधी की बात अगर आम आदमी करने लगता तो उसकी 55 नहीं मतलब 300 सीटें होती, उसको अमेठी जो है छोड़ के वायनाड भागना नहीं पड़ता। मतलब इतना सीरियसली मत लीजिए। हम समझ सकते हैं कि आपकी व्यवस्था क्या है, लेकिन ऐसी भी क्या व्यवस्था है यार कि ठीक है 1-2 बार बोल दिया या रैली वैली में मिले तो कड़े सवाल की जगह जिस तरह के मरे सवाल आपने पूछे थे राहुल गांधी को मुस्कुराते, वो तो सबको याद है। हेलीकॉप्टर पे भी आप बैठ गए, चार्टर्ड प्लेन में भी आप बैठ गए, मायावती की मतलब उसके स्टेज पे भी जाके खड़े हो गए, तो सारे कांड तो आप करके बैठे हुए हैं। लेकिन भाई इतना भी पुश मत कीजिए कि ऐसा लगने लगे राहुल गांधी से बड़ा विजनरी जो है कोई है नहीं। हमको आपको सबको मालूम है कि राहुल गांधी का IQ का लेवल कितना है। मतलब रहने दीजिए, मतलब इस पे कितना बात करें। जो आदमी कह रहा है 15 मिनट में जो है चीन को जो है 100 किलोमीटर उधर उठा के फेंकाएंगे। मतलब बाप दादा जमीन जो है लिख लिख के आया है, जैसे
उनके बाप की ही ज़मीन थी कि हाँ चीन वाले आओ। पता करो ना अक्साई चिन वाला इलाका कैसे उनके कब्जे में गया, लद्दाख वाला इलाका या और ऊपर में जो है हमारे कश्मीर के इलाके जो चीन के कब्जे में हैं, वो कब गए थे, किसके शासनकाल में गया, उसके लिए उन शासनकालों में क्या हुआ। एक एंटनी का एक संसद में दिया गया भाषण है, वो बोल रहा है कि नहीं बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, इसी तरह कुछ बात थी। और बोला कि हम पहले सोचते रहे कि सब बनाने से कुछ होता नहीं, कोई एडवांटेज नहीं मिलता है। अभी देखो ना कितना एडवांटेज मिल रहा है, लगातार बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है और चीन कितना बिलबिलाया हुआ है। उसका जाके ग्लोबल टाइम्स, मतलब रवीश जी को खुद पढ़ना चाहिए, ग्लोबल टाइम्स का ट्वीट पर, ट्विटर पे आइए रवीश जी, अब कहाँ गायब रहते हैं, ट्विटर पे आइए, तब थोड़ा सा मजा भी है, बहुत लोग आपको खोजते रहते हैं। उसके बाद जो है रवीश जी फिर से मजाक उड़ाने की आदत है बेचारे की। तो मोदी जी ने अभी हाल ही में किसी एक विशेषज्ञ से बात करते हुए कहा कि एयर से मॉइस्चर खींच के वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या, और फिर उससे ऑक्सीजन भी स्टोर किया जाए, ऑक्सीजन भी सक करके एक अलग जगह पे, ऐसी कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है। ऑब्वियस सी बात है कि एक प्रधानमंत्री जब ऐसी बात कर रहा है तो वो तुरंत तो उसके दिमाग में आया नहीं होगा, वो प्लान करता है किन मुद्दों पे बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये हम सब जानते हैं। अब रवीश ने क्या किया, रवीश जो है देश में 2 जगह जहां ऐसे प्रयोग हुए हैं, पहले तो राहुल गांधी ने इसी, डम्ब आदमी है तो डम्ब आदमी कहां से पता चलेगा कि हवा में मॉइस्चर होता है उसे एक्चुअली पानी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये जाके आप पता कीजिए, सर्च कीजिए यूट्यूब पे जाके, ये टेक्नोलॉजी है बहुत जगह पे है कि एयर से मॉइस्चर लेके ऐसे इलाकों में जहां बहुत शुष्क वातावरण है या पानी जो है नहीं उपलब्ध है, तो वहां ऐसे यूनिट्स लगाए जाते हैं। तो रवीश जी जो है, पहले राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया क्योंकि उस गधा आदमी है, उसको कहां से पता कि हवा, बोले हवा से पानी आता है, ये क्या बात हुई। तो इस तरह की बात कर सकता है। रवीश जो है वो बोला कि एक जगह लगा था राजस्थान में, वो फेल है, और एक जो है गाजियाबाद में लगा था, उसका क्या हालत है जान ली। 2 जगह ये लेके आ गए कि नहीं फेल है, और उसका मजाक उड़ा दिया मोदी की बातों का। रवीश वही आदमी है जो मैंने अभी पहले ही बोला कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जब क्लेम किया मोदी ने, तो वो 3 गांव जो है लेके आ जाता है कि नहीं नहीं 100% कैसे बोल दिया, इन 3 गांव में तो मतलब कहीं पोल ही पहुंचा है, लाइट नहीं जला है, फलाना। उनका कहना ये था कि एक्सेस जो है 100% को मिल गया है, अब जो वहां पे बिजली जाएगी और तार लगा के आप ले सकते हैं कनेक्शन। लेकिन रवीश जो है 3 विलेज जो है खोज पाए। उसी तरह रवीश जो है इस बात पे भी 2 ऐसी जगहों को ले आया कि हाँ ये पहले हुआ, उसका क्या हाल है पता कीजिए। फिर तो रवीश, मतलब अगर मोदी ये क्लेम करे कि इतना गीगावाट का सोलर पावर प्लांट हम लोगों ने बनाया है, तो रवीश जो है ले आएगा कि हाँ ए देखो ये फलना बाबू के छत पे जो है सोलर पावर का प्लांट तो लगा हुआ है, लेकिन ये तो काम नहीं करता, यहाँ तो बैटरी नहीं है। तो मोदी जो बोल रहा है झूठ है। मतलब एक रेयर फेलियर या फिर किसी भी कारण से फेलियर हो सकता है। कई बार टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज होती है ऐसी मशीनें, ऐसा किया जा सकता है क्या, यहाँ पे स्टडी करने के लिए इस्तेमाल में होती है वो। तो उसके फेलियर को फॉर मल्टीपल रीजन हो सकता है कि राजस्थान में जो सरकार आई वो जो है अब उसके लिए फंड्स नहीं दे रही हो, उसके रख रखाव के लिए कुछ पैसा तो चाहिए होगा भाई, या गाजियाबाद में जो वहां पे योगी सरकार नहीं दे रही हो, या संसद निधि जो है वो भी लगा के भूल गए हो वीके सिंह, हो तो कुछ भी सकता है, या लोगों ने तोड़ दिया हो, हर तरह की चीज है। लेकिन इससे उस तकनीक का उपहास करना, वो तुम्हारी बुद्धि और विवेक के बारे में बहुत कुछ कहता है। मोदी एक जगह लगाने के लिए तो बात कर नहीं रहा होगा, मोदी ने तो फ्लोटिंग सोलर पैनल जो है लगवाए हैं कि कितने सैकड़ों या दसियों एकड़ में फैला हुआ है, सोलर पार्क जो बनवाए हैं, एशिया का शायद सबसे बड़ा है, ये सब करवाए हैं। तो वो उस लेवल पे सोच रहा होगा ना कि ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम जो कोस्टल रीजन्स में बहुत होती है, तो वहां पे क्या ऐसा किया जा सकता है क्या, और एक ही डिवाइस से हम ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। तो ये एक विजनरी थिंकिंग है, एंड इट इज नॉट आउट ऑफ द ब्लू, ये प्रूवन चीज है, ऐसी चीजें बन रही है बहुत सारी जगहों पे। रवीश जी मैं आपको कहता हूँ सीरियसली, आप जो यूट्यूब देखा कीजिए और यूट्यूब पे खोजा कीजिए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, जो वैकी टाइप की टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में जो आम नहीं हुई है लेकिन लोग उस पर काम कर रहे हैं।
इसी तरह पता चलता है कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है और किस तरह की चीज़ें हमारे भी देश में होनी चाहिए। तब जो है ये दिमाग के तंतु जो है आपके थोड़े से खुलेंगे रवीश जी। उसके बाद रवीश जी ने एक बोल दिया कि नक्सल लोगों को फंसाना कितना आसान होता जा रहा है, और ये बात रवीश ने उसी वाल पे लिखी है जिस वाल पे रवीश जो है टीआरपी के बारे में, रिपब्लिक पे जिस तरह से मुंबई पुलिस ने केस किया है टीआरपी स्कैम कह के। मतलब दोनों चीज आप देखिए, अगर हम या तो आपकी आस्था हो सिस्टम में या नहीं हो। आपको मुंबई पुलिस जब सुशांत वाले केस में कुछ नहीं करता तब आपको बड़ी आस्था हो जाती कि नहीं उसमें कुछ था ही नहीं। रिपब्लिक के ऊपर कुछ करे तब आपकी आस्था हो जाती है कि हाँ हाँ कुछ किया है भाई, तो गलत हो रहा है। वही पुलिस कहीं और जगह की हो, वो जो है नक्सलियों को पकड़ रही है, ऐसा पुलिस जेल में तो नहीं डालती ना। पुलिस पहले कोर्ट में प्रस्तुत करेगी, उसके बाद कोर्ट उसकी सजा जो है तय करेगा। तो जब आप बात करते हैं तो एक बात पे तो कम से कम डटे रहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आपको इस बात से ऐतराज है कि किसी पे भी केस हो रहा है तो फंसाया तो रिपब्लिक टीवी को बहुत लोगों को लग रहा है अर्नब को फंसाया, उस पर तो आप मतलब आपका और अंत ही नहीं है। आप शुरू हो रहे हैं और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले। हर दिन लिख रहे हैं एक दो आर्टिकल के टीआरपी में ये हो रहा है, स्कैम चल रहा है, फलना भी झूठ बोल रहा है, गंद मचाए हुए, सारे चैनल गंद है, सारे एंकर गंद है। ज्ञान तो आप सब पे दे रहे हैं। तो उस टाइम जो है पुलिस अपना काम सही तरीके से कर रही है, लेकिन गौतम नवलखा को जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आईएसआई तक से इसके सूत्र जो है जुड़े हुए हैं, उससे मदद शायद मांगी थी, तब आपको दिक्कत होने लगती है। क्या है भाई, नक्सलियों से ऐसा क्या प्रेम है भाई? क्या आपको लगता है कि सबको फंसाया जा रहा है? कुछ सबूत नहीं होगा। इस देश की कोर्ट है, संस्थाएं हैं जो 2 बजे रात में आतंकवादियों के फांसी रुकवाने के लिए भी खुलती हैं, तो हो सकता है बंद करवा दिया जाएगा। ट्रैश कर देगी कोर्ट और बोलेगी पुलिस को कि भाई क्यों तुम सिटीजन्स को परेशान करते हो, तो ये होगा। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो जब तक नहीं हो रहा है तब तक धीरे धीरे थोड़ा सा, मैं जानता हूं कि आपको कष्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा धैर्य तो रखिए। दोनों तरफ से कैसे, मतलब ए साइड भी आपका, बी साइड भी आपका, ऐसे थोड़े चलता है। कोरोना पे आजकल अपडेट नहीं दे रहे हैं रवीश जी। केरल मॉडल के बारे में रवीश जी ने बहुत पहले लिखा था, किस तरह से सक्सेसफुली जो है काउंटर कर लिया। मैं तब भी नहीं बोलता था कोरोना वोरोना पे, क्योंकि कोरोना में क्या है कि सरकारों के बहुत ज़्यादा हाथ होता नहीं है। हाथ इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कोरोना में सरकार क्या करेगी, अनलॉक रखना है, कितना स्ट्रिक्ट रखना है, बिजनेस को भी उसको देखना है, सब चीज़ देखना होता है। तो इस कारण मैंने सरकारों को, किसी भी सरकार को कभी भी अटैक नहीं किया। रवीश जब लिख रहे थे तब भी मैंने उस तरह से कभी नहीं बोला। लेकिन जब आप अहमदाबाद को टारगेट करते रहोगे और पुणे और महाराष्ट्र मुंबई में क्या हो रहा है नहीं बोलोगे, जोधपुर जयपुर के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, तब जो है तब बोलना चाहिए। तब बोलने की इच्छा होती है क्योंकि आपके पास फैक्ट होते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। केरल मॉडल इन्होंने मतलब बताइए कि जिस वक्त में नेसेंट स्टेज में था कोविड का क्राइसिस, उस समय केरल में हो सकता है देर से पहुंचा हो। अब क्या हो गया केरल में है, ध्रुव राठी ने, मैंने सुना, किताब भी लिख दी थी कैसे केरल ने कैसे कोविड क्राइसिस से लड़ाई की है। तो रवीश जी ने जिसका पहले स्वीडन का भी कोई साइंटिस्ट था उसके बारे में खूब लंबा दिया, बाद में पता चला कि उसने खुद ही बोला कि हाँ मेरी थ्योरी में जो है दिक्कत थी। ये सब भी रवीश ने किया है। अभी जो है रवीश न केरल पे कुछ लगा, कोविड पे पहले रोज लिख रहा था, पैनिक पूरा बांटे जा रहा था कि नहीं सरकार ने मार्च में, फरवरी में ही सरकार को जो सब कुछ बंद कर देना चाहिए। और उसके बाद रवीश जो है भोजपुरी में शो करता है, एक लाइव शो, और उसमें बोलता है कि बताइए सब चीज़ बंद कर दिया, बंद करने से क्या हुआ, लोगों को रोजी रोटी, मतलब एक बार कहता है कि पहले से बंद कर देना चाहिए, फरवरी से ही। सरकार ने 22 मार्च से लॉकडाउन किया है, तब कह रहा है कि बताइए बंद कर दिया, लोगों के पास रोजगार नहीं। फिर दोनों साइड से खेलने की बात। अब लास्ट जो है रेप के बारे में रवीश ने पिंड पोस्ट है उनके पेज पे, फेसबुक पे। उस पोस्ट में आप देखेंगे एक पैटर्न है, जितने आरोपित हैं सारे हिंदू हैं, उसमें एक पीड़िता मुस्लिम भी है। तो उसमें आपको देखिएगा एक ही पैटर्न है। हाथरस पे इन्होंने काफ़ी लिखा है, लेकिन बलरामपुर की घटना पे कुछ नहीं लिखा है, बारां की घटना पे कुछ नहीं लिखा है,
सीकर की घटना पे कुछ नहीं लिखा है, अलवर की घटना पे कुछ नहीं लिखा है। जयपुर में मतलब आप जाके पता कीजिए, राजस्थान में रेप का डेटा मैं आपको देता हूँ कि प्रतिदिन राजस्थान में शायद 16 रेप होते हैं प्रतिदिन, यूपी में 8 है रेट। पर मिलियन की बात करें तो एक यूपी में 2.8 है, उधर है 15.9, मतलब 16 पर मिलियन। ये भी मतलब आंकड़ा है वहाँ का, अगर पॉपुलेशन और परसेंटेज से देखना चाहें। रवीश ने उस पर कुछ नहीं लिखा। क्यों भाई? बलरामपुर के पीड़िता में ऐसा क्या नहीं था? उसमें तो क्लियर मतलब प्रिमा फेसी एविडेंस है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है और उसको किन लोगों ने रेप किया है। मुस्लिम्स थे सारे कल्प्रिट, वो भी मर गई उसी दिन, मतलब जिस दिन शायद हाथरस की पीड़िता का डेथ हुआ उस दिन या उसके 1-2 दिन में, जिस दिन ये वल्चर गिद्ध समूह जब जा रहा था, उसी शाम की बात है। उसके लिए तुम्हारी संवेदनाएं क्यों नहीं जगती हैं? तुम बाकी जगहों की बात क्यों नहीं करते हो? तुम ये अचानक से फिलोसफर कैसे हो जाते हो कि कैसे रुकेंगी ये घटनाएं? अबे तुम हाथरस पे इतना काहे ज्ञान दे रहे थे? तब भी तो तुमको यू शुड हैव एड्रेस्ड द इशू इटसेल्फ, नॉट द इंडिविजुअल। हाथरस पे बात मत करो ना, हाथरस पे बात करो तुम 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि हाथरस प्रूवन नहीं है। हाथरस के बारे में बोल रहे हो कि सैंपल जो है 11 दिन के बाद लिया गया, तो भाई रेप का चार्ज भी तो 8 दिन के बाद लगा है, गैंग रेप का चार्ज। पहले तो मारपीट का चार्ज था, एक आदमी बाद में 4 पे लगा है। तो ये सारी बातें जो है ये सब बताता है, और तुमने हाथरस पे लगातार लिखा। और जब पता चलेगा कि भाई वहां की पीड़िता भी न्याय की मांग कर रही है, राहुल गांधी से खुद बोल रही है पीड़िता कि हमको भी देखने आओ, हमसे भी मिलने आओ, उस पर नहीं लिख रहे हो। क्या हो गया तुम्हारे करेजियस इतने जो वीर है, जो अंबानी और अडानी का नाम ले लेते हैं? भाई मामूली बात है। वो कहाँ है? वो राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहा है? और राहुल गांधी का तो छोड़ो, उसका समझ में आता है वो कहाँ जाता है, क्या करता है। तुम तो नेता नहीं हो ना, तो तुम काहे नेतागिरी कर रहे हो? तुम्हारे कितने प्राइम टाइम हाथरस पे डेडिकेटेड हो गए, बलरामपुर पे क्यों नहीं है? बलरामपुर छोड़ो, रेप के मुद्दे पे क्यों नहीं है तुम्हारा प्राइम टाइम? इतना ज्ञानी बने ना तुम। मैं 1 मिनट के लिए मानने को तैयार हूं कि गैंग रेप हुआ है हाथरस में, भले फैक्ट्स जितने आ रहे हैं सारे कॉन्ट्ररी टू द क्लेम है कि गैंग रेप हुआ है। फॉरेंसिक मेडिकल स्टेटस रिपोर्ट जिस दिन लाया गया था उस दिन का स्टेटस रिपोर्ट है, कोई इंजरी नहीं है। सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है वो चाहे थाइज हो, वजाइना हो, ब्रेस्ट हो, कहीं पे उस तरह की इंजरी नहीं है जो इंडिकेट करे कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, कुछ नहीं है। अलीगढ़ का वही डिपार्टमेंट जो 8 दिन के बाद बोलता है कि हाँ पीड़िता ने क्लेम किया कि मेरे साथ पेनिट्रेटिव रेप हुआ है, उसके बाद मैं अनकॉन्शियस हो गई, मुझे पता नहीं। ये सारी बातें हुई हैं 8 दिन के बाद जो है। तब ठीक है, तुमने एक जो है बना लिया, इस पे 1 दिन तुमने कर लिया, हम मान लेते हैं कि हुआ। उसके बाद क्या तुमने रेप की सिचुएशन एज ए होल जो ज्ञान दे रहे हो, और उसमें भी एक में भी आरोपित जो है दूसरे समुदाय का नहीं है, सब में आरोपित हिंदू ही हैं, तो उससे पता चलता है ना कि भाई तुम जो आंकड़े भी इकट्ठा कर रहे हो, तुम जब फिलॉसफर भी बनना चाह रहे हो, तब भी तुम्हारी मंशा किस तरह की। तो इस पे बात करना बहुत आवश्यक है, तभी इन लोगों की धूर्तता जो है सामने आएगी। जल्द ही हम दोबारा मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो UPI ID है opindia@kotak, उस पर जा सकते हैं आप, या फिर opindia.com/support पे जाइए और हमारा सहयोग कीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।